हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो। हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 11th क्लास में फ्री गिब्स एनर्जी यानी कि एनर्जी का वह फॉर्म कर सकते हो जो कि आपके आपके काम को होने में तो मदद करता है, लेकिन वह जरूरी में वो आपके इंडिविजुअल सपोर्ट में यूज में नहीं आता। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि बैटरी के लिए ईएमएफ का काम कर रहा है, जो ईएमएफ है वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है क्या, एनर्जी का। वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वहीं पे कुछ एनर्जी का अमाउंट है जो कि तुम्हारे प्रॉपर वे में सेल के वर्किंग में यूज नहीं आ रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि वो फ्री एनर्जी है। मतलब कि अब हम ऐसा नहीं कि उसको वहां से निकाल सकते हैं, वहां से उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस एनर्जी के कारण ही तुम्हारा सेल वर्क भी करता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें तुमको डायरेक्ट एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है, नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो क्या आएगा हम बता देंगे। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन वायर से होता हुआ एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाता है, वो भी एक वहां भी एक वर्क हो रहा है। और जहां पे सेल तुम्हारा जो कैथोड और एनोड है, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, वहां पे भी तुम्हारा एक वर्क हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे दो तरह का काम है। एक काम है तुम्हारा सेल जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और एक दूसरा काम ये हो रहा है कि जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीकर में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि ये तुम्हारा एक जो है गिब्स फ्री एनर्जी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है डेल जी बराबर, सॉरी, जो सेल तुम्हारा काम करता है वो अगर मैक्सिमम काम कर रहा है कोई भी सेल, तो उसका फॉर्मूला होता है NFE सेल। ठीक है, ये साइंटिस्ट द्वारा कैलकुलेटेड फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया W मैक्स बराबर क्या हो जाता है NFE सेल। ठीक है, ये तुम्हारा ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। ठीक है, और ये W क्या है, जो सेल काम कर रहा है। काम किसकी वजह से कर रहा है, इस ई सेल की वजह से, क्योंकि ई सेल यानी कि ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तुम्हारा एक तरह का एनर्जी है जो कि सेल को कार्य करने के लिए जरूरी पड़ता है। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को एटीपी जरूरी पड़ता है ना, लेकिन हम लोग ये तो नहीं कहते कि हम लोग एटीपी खा रहे हैं। हम लोग खाते खाना है, फिर वो जाके कन्वर्ट होता है एटीपी वगैरह, और भी जो भी है बहुत सारा चीज है। तो इस कारण से तो अगर तुम्हारा कोई भी सेल मैक्सिमम काम करता है तो उसके लिए NFE सेल एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा। अब दूसरा है कि हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में कैसे लिखें। एक मिनट, बहुत पसीना है। चलो, तो यहां पर क्या क्या है, N है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि ट्रांसफर हुआ है। F है तुम्हारा फैराडे कांस्टेंट, इसके बारे में आज की क्लास में देखेंगे, 96500 कूलम। ई सेल तो पता ही है, ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। होता है -W। ये क्या है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी द्वारा काम किया गया है उस सिस्टम पर। इसलिए जब भी सिस्टम द्वारा काम किया जाता है तो वहां पर हम लोग उसके वर्क डन को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारा डेल जी क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल जी बराबर हो जाएगा -NFE सेल। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेल जी नॉट इक्वल टू जाएगा -FE नॉट सेल। ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको मेनली जो भी क्वेश्चन आएगा सबको इसी फॉर्मूला पे बनाना है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं
ठीक है, कि तो याद करो ई नॉट सेल बराबर क्या होता था, क्या होता था याद है? ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? अब वो सब बच्चा होगा 2.303 RT by NF log KC। पता है ये वाला? 2.303 log KC। इस वैल्यू को पुट कर दो तो डेल जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ 2.303 RT बाय एन एफ लॉग KC। यहाँ से एफ एफ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन, या ऐसे लिख सकते हो माइनस 2.303 सॉरी एन भी कट जाएगा तो हो जाएगा 2.303 RT log KC। ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं माइनस RT ln KC। ठीक है, क्यों लिख सकते याद है? 2.303 log x बराबर होता था ln x। यस सर। हो गया? क्या हो गलत है क्या? चलो मैं इसमें थोड़ा सा ये बता देता हूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पूछेगा कि अगर तुम्हारा डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू का वैल्यू, ठीक है, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या? देखो अगर तुम्हारा डेल जी का वैल्यू यहाँ अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा होगा जस्ट उधर, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो डब्ल्यू क्या होगा? निगेटिव, और अगर डेल जी निगेटिव है तो डब्ल्यू होगा पॉजिटिव। अगर निगेटिव डब्ल्यू होता है यानी कि ईएमएफ अगर तुम्हारा डब्ल्यू है, अगर ईएमएफ तुम्हारा निगेटिव होगा तो सेल काम करेगा? सेल नॉट वर्क, सेल वर्किंग। बस इसमें यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर डेल निगेटिव होगा, डेल जी निगेटिव होगा तो डेल जी अगर निगेटिव होता है तो सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा? क्या होगा? नहीं काम करता है, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे का। तो फैराडे लॉ तक पहुंचने से पहले हमको एक छोटा सा चीज समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब होता है डिकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज करना। तो किसको डिकम्पोज मतलब तोड़ना, आयंस में तोड़ देना। तो किसको तोड़ते हैं हम लोग आयंस में? हम लोग आयंस में तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सबको पता है, मोल्टेन स्टेट में तुम्हारा सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो हो सकता है इजी। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हारा लगभग ये प्रोसेस यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग अलग होता है। क्या होता है इसको हम लोग लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा तो वहां पर हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम लोगों को ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के कारण से जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए।
ब्रेक हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया। पहले वहां पे 2 अलग अलग बीकर में रहता था, यहाँ पर एक ही बीकर में इलेक्ट्रोड है। एक तुम्हारा हो गया एनोड, एक हो गया क्या हो गया, एक हो गया कैथोड। एनोड पे जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज मानते हैं। ठीक है, जो कि गैल्वेनिक सेल का जस्ट उल्टा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जहाँ पे हो रहा है वहां पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इससे जैसे ही करंट फ्लो होता है, ये जो NaCl है यही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये तुम्हारा क्या होगा, 2 आयंस में टूट जाएगा, Na+Cl- में। ये Na+ कहाँ चला जाएगा, प्लस है तो माइनस वाले के पास, यानी कि कैथोड पर चला जाएगा। मतलब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और ये जो तुम्हारा क्लोरीन है ये कहाँ चला जाएगा, एनोड पर, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो ये यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ कौन सा होगा, रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया है। मान लो एनोड पर तुम्हारा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्लोरीन इसी पर आएगा, क्योंकि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये इस पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करके, ठीक है, यहाँ पर क्या, देखो ये प्रोसेस तुमको देखने में उल्टा लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर NaCl तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Na बना। ठीक है, अब हमको यहाँ पे Cl चाहिए, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन तो गैस है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट Cl नहीं लिख सकते, यहाँ पे Cl2 होगा। अब इसलिए Cl2 लगाए हैं, इसलिए हमको यहाँ पे हाफ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसको बैलेंस करेगा ये, क्योंकि इधर एक ही क्लोरीन है, यहाँ भी एक क्लोरीन के लिए हमको हाफ लगाएंगे, तब तो ये हाफ हाफ कैंसिल हुआ, मतलब एक को हमने आधा कर दिया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कितना चार्ज है, एक ही निगेटिव है। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नहीं पॉजिटिव, मतलब 0 चार्ज आ रहा है। जैसे ये दोनों न्यूट्रल हो गया ना, ये क्लोरीन भी न्यूट्रल हुआ, तो ये न्यूट्रल किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए हमको दूसरे साइड एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर तुमको ये याद रखना है कि जो कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन होता था, जैसे उसमें भी होता था रिडक्शन, इसमें भी रिडक्शन होगा। एनोड पर कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन, इसमें भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता था, उसमें भी ऑक्सीडेशन होगा। बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर हम लोग एलिमेंट के अमाउंट को डिपॉजिट करना देखते हैं, कि मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो ये सोडियम कहाँ चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा, यहाँ पे ये पूरा सोडियम आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा। तो हमको कितना अमाउंट क्लोरीन और कितना अमाउंट सोडियम मिलेगा, इसी का लॉ बताता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है कि हमको मान लो सोडियम मिला, मान लो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, सोडियम यहाँ चिपक गया, कितना ग्राम सोडियम चिपका नहीं पता, कितना करंट फ्लो करेंगे कि कितना ग्राम सोडियम चिपक जाएगा ये भी नहीं पता। तो आखिर ये सब जो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना सोडियम अमाउंट उस इलेक्ट्रोड पर चिपक गया है या डिपॉजिट हो गया है। जैसे कहते हो ना कि सोना का पानी चढ़ा दिया, चांदी का पानी चढ़ा दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा फैराडे लॉ का यूज करते हुए ये काम करते हैं। मतलब क्या है कि हमको अगर इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यहाँ पे सोडियम मिला और यहाँ क्लोरीन मिला, तो सोडियम क्लोरीन का कितना अमाउंट हमको मिला ये तो अभी नहीं पता चल रहा है। तो ये कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, इसी के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है फैराडे लॉ। 1834 ईस्वी में फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, मतलब कि फ्लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, वेट जो जितना इस पर चिपकेगा, उसके बीच में एक रिलेशन बताया था, वही है फैराडे लॉ। ठीक है, देखेंगे क्या है रिलेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं, फैराडे किसे कहते हैं। ठीक है, एक फैराडे क्या है उसको पहले समझते हैं।
एक फैराडे हम बोलते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है टोटल चार्ज, उसी को बोलते हैं एक फैराडे। मतलब क्या हुआ, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.022 × 10⁻23। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 96500 कूलम। यही है तुम्हारा एक फैराडे। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल्युमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बन गया, एल्युमिनियम, ठीक है। मतलब ये वाला रिएक्शन हो रहा है, कैथोड वाला, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बन गया, एल्युमिनियम। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको 1 मोल एल्युमिनियम चाहिए, 1 मोल यानी कि देखो यहाँ एक ही है ना, इसलिए हम लोग कहेंगे 1 मोल, अगर हमको 1 मोल एल्युमिनियम चाहिए, उसके लिए हमको 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा, या कह सकते हैं कि हमको 3 फैराडे करंट लगेगा, तब जाके हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त, 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त होगा इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। या तो कहेंगे इसमें क्या हमको कितना करंट लगेगा, 3F करंट लगेगा। मतलब कि हमको जो रिलेशनशिप है, मतलब कि कितना ग्राम एल्युमिनियम इधर हमको चाहिए और कितना करंट इधर फ्लो करना पड़ेगा, इसी के बीच में रिलेशन बताता है फैराडे लॉ, ठीक है। मतलब अगर हमको 3F करंट फ्लो करेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमको 3F करंट फ्लो करना पड़ेगा, 3F करंट फ्लो होगा तब जाके हमको 1 मोल एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक है। अब एक बहुत पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ करंट इज फैराडे। फैराडे भी तुम्हारा क्या है, एम्पियर भी करंट का यूनिट है, लेकिन एम्पियर क्या, छोटे अमाउंट के लिए करंट का यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर हमको बहुत बड़े अमाउंट के लिए करंट का यूनिट चाहिए, क्योंकि ये मोल में कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो हमको अगर बहुत बड़े अमाउंट में करंट का यूनिट चाहिए तो उसको बोलेंगे फैराडे। तो फैराडे भी तुम्हारा करंट का ही यूनिट है, बशर्ते ये लार्ज वैल्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब। चलो शुरू करते हैं फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ बेसिकली हम कब यूज करते हैं इसको समझना पहले जरूरी है। 1834 ईस्वी में फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ निकाला था, जो कि बहुत ज़्यादा आज काम में आ रहा है। जो भी सोनार लोग हैं या जहाँ पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है, वहाँ पर आज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग को जिसका परत चढ़ाना होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, ठीक है, और जिस पर चढ़ाना होता है उसको इलेक्ट्रोड बनाते हैं और करंट को फ्लो कराते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होके आयन के थ्रू वो कन्वर्ट होता है मेटल सॉलिड में, और वही मेटल सॉलिड यहाँ पर आके चिपक जाता है इस इलेक्ट्रोड पर। अब ये कितना अमाउंट में चिपकेगा ये डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना करंट फ्लो करेंगे और कितने समय तक फ्लो करेंगे, ये भी डिपेंड करता है। मतलब हमने मान लो कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया 3 सेकंड के लिए, तो कितना अमाउंट एल्युमिनियम चढ़ेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसी के बारे में लॉ देता है फैराडे लॉ, ठीक है। तो फैराडे लॉ बेसिकली किसके लिए है कि हमको जो डिपोजिशन कराना है, लिबरेशन कराना है किसी के ऊपर, तो कितना अमाउंट कराना है और कितने समय के लिए कराना है, ठीक है। तो देखते हैं उसको क्या है लॉ में। फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट ईच इलेक्ट्रोड। और यह टेक्निकली भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे नीट जेईई के लिए भी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड मतलब होता है चिपकना, एट ईच इलेक्ट्रोड, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, मतलब अपने हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के हिसाब से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कितना करंट फ्लो करेंगे उस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना लिबरेट अमाउंट सब्सटेंस का होगा उस इलेक्ट्रोड पर। मतलब हम कितना करंट फ्लो करेंगे और ये आयंस में टूटेगा और कितना अमाउंट इस पर चिपकेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना करंट फ्लो किए हैं, ठीक है, और कितने समय तक किए हैं। आगे देखेंगे तो फॉर्मूला लॉ के हिसाब से हो जाएगा W हो जाता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड। मतलब कि लिबरेटेड मतलब समझ में आ रहा है, लिबरेटेड मतलब होता है कि चिपकना। जैसे आयंस में टूटा, Na+ बदल गया Na में, Cl- बदल गया Cl2 में। अब ये चला जाएगा प्लस है तो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर, और ये माइनस है तो चला जाएगा प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर। तो ये जो तुम्हारा जाता है तो ये कितना अमाउंट उस पर जाएगा
ये डिपेंड करेगा कितना करंट हम उसमें फ्लो करते हैं। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहे हैं, कितना करंट फ्लो कर रहे हैं। हमको पता है Q बराबर होता है I इंटू टी, ये हम Q को चार्ज से बोलते हैं, तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, तो इस I इंटू टी को यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया तो हो गया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, वो कांस्टेंट हमने दे दिया Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब कि हमको जो भी अमाउंट डिसाइड करना होगा उसके लिए हमको इस Z का वैल्यू सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ये फिक्स रहता है कि कितना अमाउंट लगेगा इसका। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लो कि हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिया, दो डिफरेंट टाइप का सिस्टम बनाया, लेकिन दोनों में हमने क्या किया, सेम करंट को फ्लो किया, दोनों में हमने क्या किया, सेम करंट को फ्लो किया। तो W1 बराबर मान लो पहले एलिमेंट के लिए W क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस, कितना वेट हमको मिलेगा। तो W1 बराबर Z1 इंटू Z2 Z1 इंटू IT, सेम करंट है इसलिए IT का वैल्यू क्या होगा, दूसरे के लिए भी सेम होगा, ये IT और ये IT क्या होगा, सेम होगा। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2 इंटू IT, दोनों को बटा कर दो, रेशियो ले लो W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2, IT कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये कि और ये इसी तरह से चलता रहता है, अगर हम सेम करंट फ्लो करेंगे तो W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 बाय Z3 या W1 बाय, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बेसिकली हमको सेम करंट अगर फ्लो करेंगे तो हमको जो करंट का वैल्यू आया वो कितना आएगा, W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2। पिक ले लो इसके। चलो शुरू करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या है कि फैराडे सेकंड लॉ तुम्हारा फर्स्ट लॉ से थोड़ा मिलता जुलता है, बस इसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट के टर्म में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि ये फैराडे लॉ सेकंड लॉ बताता है कि वो फैराडे फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए हमको फैराडे सेकंड लॉ बनाना रहता है, यानी कि फैराडे सेकंड लॉ इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है, डिपेंडेंट लॉ है। यहाँ पर क्या है कि हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम लिया है, इसमें अलग एलिमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं, इसमें अलग एलिमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं। मान लो इसमें तुम जिंक डिपॉजिट करना है, इसमें कॉपर डिपॉजिट करना है, ठीक है, लेकिन दोनों में हमने अमाउंट ऑफ जो करंट है वो क्या रखा है, वो सेम रखा है। जब अगर हम लोग अमाउंट ऑफ करंट को सेम रखते हैं तब तुमको पता है कि उसका इक्वेशन क्या आता है, उसका इक्वेशन तुमको आता है W1 बाय W2 इक्वल टू Z1 बाय Z2। अब हमको सेकंड लॉ में बस इतना करना है कि उसको इसके इक्विवेलेंट वेट के टर्म में निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट हम किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास बाय इट्स वैलेंसी, मतलब एटॉमिक मास को हम इसके वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट मतलब उससे मिलता जुलता उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो क्या है सेकेंड लॉ, उसको पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ लिबरेटेड सब्सटेंस, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ लिबरेटेड सब्सटेंस, मतलब कि जो अमाउंट लिबरेटेड हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट लेना है हमको। ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या हुआ, W। हम किसकी बात कर रहे हैं, W की। यहाँ इक्विवेलेंट वेट की बात करें मतलब E फॉर इंग्लैंड की, ठीक है, कैपिटल E की। और जब हम W की बात कर रहे हैं, when the same amount of electricity passes through different electrolyte, मतलब हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसमें से ठीक है हमने दोनों पे अलग अलग एलिमेंट को भी डिपॉजिट करना है, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, सेम होना चाहिए, मतलब करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं इसका। तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, मतलब कि हमको जितना अमाउंट उसका मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। ये तो होगा ही, मतलब जितना अमाउंट हमको इधर मिलेगा उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
इक्विवेलेंट वेट बाबू हमको किसी भी एलिमेंट का जनरली पता है, क्योंकि हमको एटॉमिक वेट, जैसे अगर हमको पूछा जाए कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो 63.5 इसका एटॉमिक वेट हो गया, और बटा इसका 2 वैलेंसी होता है +2 जनरली, तो इसका हो गया 63.5/2। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये अलग चीज है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि 2 ग्राम 3 ग्राम कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी तरह से हमको दूसरे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E2। इसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K, तो W1 बराबर K into E1 और W2 बराबर K into E2। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो दोनों का इक्वल है। तो W1/W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1/E2। ये तो K तो कट जाएगा, ठीक है। अब हमको फैराडे फर्स्ट लॉ से ये भी पता है कि W1/W2 इक्वल टू Z1/Z2 होता है। दोनों इक्वेशन को क्या किए, जोड़ दिए। हमको क्या मिल गया, W1/W2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत। अब हमको देखो, यहाँ से हमने अभी निकाला W और E के बीच में रिलेशनशिप। अब हम लोग यहाँ से E और Z के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये दोनों रेशियो में है, बराबर है, इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Z। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होगा, मतलब E1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अभी प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, वहां पे F एक कांस्टेंट है, उसको लगा दो, फैराडे कांस्टेंट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F into Z। ये तुमको सेकंड लॉ से एक चीज मिल गया नया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, E बराबर क्या होता है, A/N, यानी कि E बराबर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाबू वो वेट है, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, कितना ग्राम उस पर चिपकेगा। और इक्विवेलेंट वेट उसका हमको हर एक एलिमेंट का पता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों लॉ को कंबाइन कर देते हैं और एक फॉर्मूला है बहुत बेहतरीन, उसको निकालते हैं, ठीक है। तो कंबाइन किए 1 और 2 को, तो वी नो डेट W बराबर ZQ होता है फर्स्ट लॉ से, हमको E बराबर ZF होता है सेकंड लॉ से, ठीक है। निकाल दी। हमको यहाँ से Z बराबर निकल जाएगा E/F, या तो इसको लिख सकते हैं E/96500, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो, अब फर्स्ट लॉ से होता है W बराबर Z into IT। यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि Q बराबर हम लिख सकते हैं IT, इसलिए हो जाएगा W बराबर Z into IT। अब यहाँ जो Z है, इस Z के जगह पे ये वाला जो Z का वैल्यू है उसको लाके यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। Z बराबर E/F, इसी E/F को यहाँ पुट कर दिए, क्या हो जाएगा, E/F into IT। अब जो ये जो E बराबर A/N फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ लाके पुट कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, W बराबर A/NF into IT। एक बार देख लो, हमने क्या किया, W बराबर ZIT था, तो Z का जो फॉर्मूला था E/F, उसको पुट कर दिए Z पर, तो हमको फॉर्मूला मिल गया W बराबर E/FIT, ठीक है। अब हमको इक्विवेलेंट वेट बराबर पता है E/N होता है, ठीक है, E बराबर A/N होता है। अब हमने E का जो A/N फॉर्मूला है उसको इसमें लाके पुट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, W बराबर A/N into FIT, ठीक है। ये मेरा एक फाइनल फॉर्मूला मिला। इसी पर तुमको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। एक बार लिख लो इसको। और हाँ, यहाँ पे N क्या है तुम्हारा, N है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितना ट्रांसफर होता है,